जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह और आप मेरा ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। तो तब आजकल एक चर्चा चल रही है कि ओमिक्रॉन या ओमाइक्रॉन जो भी कुछ उसका नाम है वायरस का, उसकी तीसरी लहर आने वाली है और इसके बावजूद जो है चुनाव कराए जा रहे हैं और राजनीतिक दलों की पॉलिटिकल रैलीज में बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो रही है एंड पॉलिटिकल पार्टीज आर रिस्पॉन्सिबल और उनको जनता की परवाह नहीं है। मतलब ये ऐसी आलोचना हमारे यहाँ मीडिया कर रहा है और तब यही वो मीडिया है जो किसी भी राजनीतिक दल की राजनीतिक स्थिति, चुनाव में क्या स्थिति है, इसका आकलन करने का सिर्फ और सिर्फ एक पैमाना इनके पास है कि आजकल फलाने की रैलीज में बहुत भीड़ हो रही है। अरे साहब, फलाने आए तो उनकी तो कुर्सियां खाली थी, फलाने को देखने तो हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, फलाने की रैली फ्लॉप हो गई, फलाने को तो 4 आदमी भी सुनने नहीं आते। एक तरफ तो मीडिया सिर्फ और सिर्फ भीड़ को पैमाना मान के किसी राजनीतिक दल की लोकप्रियता या अलोकप्रिय होने का वर्डिक्ट सुना देता है, दूसरी तरफ आप ये आलोचना करते हैं कि साहब आप भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। अच्छा, भीड़ इकट्ठी करो तो आलोचना, भीड़ इकट्ठी न हो तो आप उसको पॉलिटिकल सिनेरियो से खारिज कर देंगे। तो साहब सबसे पहली बात तो मीडिया का ये डबल स्पीक क्यों है। दूसरी एक बड़ी आलोचना होती है कि साहब ये चुनाव के दौरान जो है नॉन इश्यूज को फोकस किया जाता है, धर्म को बीच में ले आया जाता है, जो है धार्मिक मामलों में टेंशन क्रिएट की जाती है जिससे कि ध्रुवीकरण होता है। कभी अब्बा जान आ जाते हैं, कभी कब्रिस्तान आ जाता है, कभी जिन्ना को बीच में घसीट लेते हैं लोग, कभी किसी के नाम पे राजनीति होने लगती है। विकास की बात क्यों नहीं करते, विकास की बात क्यों नहीं करते। जातिवादी राजनीति होती है, विकास पे राजनीति होनी चाहिए। तो तब मैं ना इसका एक बड़ा बड़ा अच्छा एक आपको किस्सा सुनाता हूं। बात है साहब करीब वही 95-96 के आसपास, 97 के आसपास की बात है, जब ये कल्याण सिंह जी की दूसरी गवर्नमेंट बनी थी। पहली तो वो 2.5 साल में जो है वो जाती रही, शहीद हो गई थी। तो उसके बाद मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए, हो गया था। और फिर जब उनका वो प्रयोग फेल हो गया तो जब दोबारा जो अगला कार्यकाल आया कल्याण सिंह जी का, तो उसमें हमारे लोकल सैदपुर के एक एमएलए साहब थे, उनका नाम था डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, भाजपा से। वो कल्याण सिंह जी की गवर्नमेंट में मंत्री भी बने। अच्छा, आमतौर पे पब्लिक को शिकायत होती है कि हमारा एमएलए कभी झांकने तक नहीं आता, लोग पोस्टर लगा देते हैं कि हमारा एमएलए मिसिंग है, हमारा एमएलए ने कोई विकास नहीं किया, विकास की हमारे देश में कोई बात ही नहीं होती, एमएलए से मिलना बड़ा मुश्किल होता है, एमएलए पब्लिक से कट जाते हैं, एमएलए एमपी एमएलए कोई काम नहीं करते। तो साहब हमारे वो डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जो थे एमएलए साहब और मंत्री जी सैदपुर वाले, सैदपुर जिला गाजीपुर की बात कर रहा हूं मैं, वो कुछ ज्यादा ही मिलनसार थे और कुछ ज्यादा ही प्रजा पोषक थे। तो साहब उस आदमी ने विकास कार्य सैदपुर में करना शुरू किया और इतना विकास, मैं अपनी आंखों देखी बात बता रहा हूं कि उस आदमी ने सैदपुर क्षेत्र में इतना विकास किया। वो आपको याद होगा कि सरकार 6 साल लगातार चली थी, वो एक बार बीच में मध्यावधि चुनाव वगैरह भी इस टाइप कुछ हो गया था, वो मुझे एग्जैक्टली वो मैं फिर कभी बताऊंगा आपको। कहने का मतलब वो इतने लंबे कार्यकाल में उस व्यक्ति ने, डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जिनका नाम था, इतना काम किया, इतना काम किया कि उनका नाम ही विकास पुरुष पड़ गया। अच्छा, विकास कार्य भी उन्होंने किए और पब्लिक का वो दिन रात पब्लिक
की सेवा में प्रस्तुत रहते थे और हमेशा उनका प्रतिदिन किसी न किसी क्षेत्र में कोई न कोई कार्यक्रम लगा रहता था। मुझे याद है एक बार उन्होंने शाम 7 बजे किसी एक गांव में कार्यक्रम रख दिया। वो हमेशा जनसंपर्क के कार्यक्रमों में हमेशा चले रहते थे और एक बार मुझे याद है उन्होंने कार्यक्रम रखा, वो हर कार्यक्रम में लेट होते गए। तो जिस कार्यक्रम में हमको शाम को 7 बजे पहुंचना था उसमें रात को 1 बजे पहुंचे और इस बात पे उनको लेके बड़ी आलोचना होगी, अरे हमन 7 बजे के यहाँ बैठल है, दिखाई 1 बजे आवत हुआ। तो लोगों ने कहा अरे यार चला 1 बजे भी अइना, पर अइना न तोरे गांव में 1 बजे भी रात को अगला आ रहा है। कुछ लोगों ने तो, हमारे एक भैया थे राम जी भैया, उन्होंने उनका नाम है निशाचर रख दिया था कि अरे यार ये आदमी है, कोई निशाचर हुई, रात में 1-1 बजे तक पब्लिक के दुआरे जात। रात को 1 बजे भी वह व्यक्ति, मुझे याद है सैदपुर में उड़ियार के आगे खानपुर क्षेत्र में एक कार्यक्रम था और रात को 1 बजे भी वहां लोग इनका इंतजार कर रहे थे और ये आदमी बीइंग एन एमएलए एंड मंत्री रात को 1 बजे उस कार्यक्रम में पब्लिक के बीच में पहुंचा था। जब चुनाव होने वाला था तो इन्होंने अपने सभी विकास कार्यों की एक बहुत बड़ा होर्डिंग बनवाया, उस पे वो तमाम विकास कार्य लिखवाने शुरू किए जो काम इन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में किए थे। और उन कामों की अगर सूची पूरी बनाई जाए तो 100-150 विकास कार्य थे बड़े, जिसमें करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। ऐसे विकास कार्य, ये नहीं कि कहीं हैंडपाइप गड़वा दिया तो उसको भी लिखवा दिया, नहीं, बड़े बड़े विकास कार्य। और चुनाव से 6 महीना पहले इन्होंने अपने क्षेत्र में घूम घूम के लोगों से ये कहना शुरू कर दिया था कि अरे भैया, अगर किसी का कोई काम बाकी है, अगर कहीं गांव में कोई विकास कार्य रह गया है या कोई भी काम मेरे लायक अगर है तो अभी भी बता दो, 6 महीने में मैं वो करवा दूंगा। मतलब इतना प्रजावत्सल, इतना प्रजा पोषक, इतना अपने वोटर, अपने क्षेत्र के लोगों का ध्यान रखने वाला भी मंत्री एमएलए होता है। अच्छा, और दूसरी एक चीज, सबसे बड़ी बात, उन्होंने ये जिंदगी में कभी ये नहीं देखा महेंद्रनाथ पांडे जी ने कि ये आदमी भाजपाई है या सपाई है या बसपाई है या कांग्रेसी है। मेरे क्षेत्र का व्यक्ति है, मेरे पास काम लेकर आया है तो उसकी जितनी भी मैक्सिमम मदद करनी है वह होगी। कोई भी विकास कार्य है उसमें यह नहीं देखा जाएगा कि ये व्यक्ति किस जाति का है, किस बिरादरी का है, किस समाज का है, किस पार्टी का वोटर है। अच्छा साहब, तो जब अगला चुनाव आया तो आप बताइए कि ऐसे व्यक्ति को अगला चुनाव जीतना चाहिए कि नहीं जीतना चाहिए? तो हर आदमी ये कहेगा अब जरूर जीतना चाहिए। तो साहब जब अगला चुनाव हुआ तो उसी सीट से उसी महेंद्रनाथ पांडे जी ने उसी पार्टी भाजपा से चुनाव लड़ा और उसी सैदपुर सीट पर जब चुनाव का रिजल्ट आया तो उनकी पता है क्या स्थिति थी? वो चुनाव हारे नहीं, चुनाव इतनी बुरी तरह हारे कि चौथे नंबर पर आए। जी हां, महेंद्रनाथ पांडे जी विकास पुरुष जिनको कहते थे, जिनके बारे में घोषित था कि बेहद ईमानदार आदमी है। आज तक मैंने एक व्यक्ति नहीं देखा जो उस आदमी पर यह आरोप लगाता है कि इस आदमी ने अपने पूरे पॉलिटिकल करियर में 1 रुपया भी कमाया होगा। ऐसा आदमी उसी सैदपुर सीट से चौथे नंबर पे आया। खैर साहब, इसके बाद बात जीता कौन इसकी भी चर्चा करेंगे आपसे। चलिए साहब, एक चुनाव हो गया, फिर अगला चुनाव लड़े, उसमें भी हारे। फिर तीसरा चुनाव लड़े, उसमें भी हारे। तो जब लगातार सैदपुर से 3 चुनाव हार गए तो उन्होंने हाथ जोड़ दिया कि भैया, बहुत सेवा की आप लोगों की, अब हमारा प्राण छोड़ दो। और फिर उन्होंने जीवन भर के लिए सैदपुर क्षेत्र छोड़ दिया। उसके बाद एक बार शायद मुझे याद है भदोही से चुनाव लड़े थे, वो भी हारे। और शायद, और उसके बाद फिर 2014 में उधर चंदौली साइड से जो है सांसदी जीते। उसके बाद कुछ दिन शायद प्रदेश अध्यक्ष भी रहे और आज वो मानव संसाधन विकास मंत्री भी रहे केंद्र में, और अभी भी शायद मंत्री हैं कि नहीं मुझे इतना एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, पर अभी केंद्र में है और इस वक्त सांसद हैं महेंद्रनाथ पांडे जी। तो तब जब महेंद्रनाथ पांडे जी इतने विकास कार्य करके जब हारे तो जीता कौन था उस साल? सब जीता हुआ क्या कि एक हमारे यहाँ के एक बहुत बड़े
टेलीकॉम के ठेकेदार हैं श्री कैलाश नाथ यादव जी। वो टेलीकॉम की ठेकेदारी में बहुत पैसा कमाए, मतलब करोड़ों करोड़ों अरबों रुपया कमाए। तो जब वो अरबों रुपया कमा लिए तो फिर उनके अंदर महत्वाकांक्षा जगी कि अब हम राजनीति करूंगा, पैसा बहुत हम कमा लिया हूं, अब हम राजनीति करूंगा। तो वहां से वो साहब उठे एक दिन अपने घर से और सीधा बहन जी के यहां पेश हो गए। और बहन जी को उन्होंने एक सूटकेस चढ़ावा चढ़ाया कि बहन जी हम आज के बाद आपकी सेवा करूंगा। तो बहन जी ने बोल दिया तथास्तु। उसके बाद जब बहन जी से तथास्तु लेके आए तो सैदपुर क्षेत्र में आए और जितने अहिर प्रधान जी लोग थे सबको 50-50 हजार रुपया बांटे। हर गांव में जो है घूम घूम के रुपया बांटने लगे चुनाव से 2 साल पहले। और 20 स्कॉर्पियो और सुमो छोड़ दिए इलाके में। हर यादव के घर 2-4-10 हजार रुपया भिजवाने लग गए। मतलब उस क्षेत्र का एक भी ऐसा प्रधान नहीं था जो उनकी चिलम नहीं भरा 2 साल। तो एक बार याद है वही औड़िहार के बगल में खानपुर क्षेत्र में एक गांव में वो इसी तरह रुपया बांटते फिर रहे थे। रुपया बांटते थे सिर्फ यादव जी लोग को, और किसी को नहीं देते थे। यादव प्रधान, यादव वोटर। टिकट था बसपा का। और मुझे याद है रातों रात सैदपुर क्षेत्र के सभी यादव जी लोग समाजवादी पार्टी को छोड़ के बसपाई हो गए थे। तो तब एक गांव में गए तो वो गांव के प्रधान जी बोले कि अरे सर तनी हरिजन बस्ती में भी जो है एक चक्कर मार लिया जी। बोले हाँ हाँ चलिए चलिए। तो साहब एक वहां पे एक बहुत गरीब आदमी था, उसकी पत्नी बीमार थी, बहुत ज्यादा बीमार थी और कई महीनों से बीमार थी और उसका इलाज चल रहा था और मरने वाली थी। और उसके दरवाजे पर गए तो वो गांव का प्रधान बोला कि अरे साहब ये बहुत गरीब आदमी है, इसकी बेचारे की पत्नी बीमार है, तो अगर इसकी कुछ मदद हो जाती तो बहुत अच्छा रहता। तो बोला नहीं, इनके हिस्से का पैसा ना मैं असल में बहन जी को दे आया हूं, वही देंगे इसको पैसा। तो कैलाश नाथ यादव ने उस गरीब हरिजन को 1 रुपए की भी मदद नहीं की, जबकि उसी दिन उसी गांव में वो 1-2 लाख रुपया यादव जी लोगों को बांट के आए थे। तब ये सिलसिला चला 2 साल। और 2 साल बाद चुनाव हुआ तो यादव जी का बसपा का तो 2 साल पहले टिकट पक्का हो गया था। हालांकि टिकट के लिए उन्होंने फिर से अलग से पैसा दिया था बहन जी को। और ये बहन जी का ये जो रेट है वो हमेशा करोड़ों में होता है। तो बहन जी का बंधुआ वोटर प्लस यादव जी लोग तो बम बम थे ही। यादव जी लोग तो पैसा देख के समाजवादी पार्टी छोड़ के जो है बसपाई हो ही गए थे। तो साहब कैलाश नाथ यादव वो चुनाव जीत गए और महेंद्र नाथ पांडे तीसरे या चौथे नंबर पे आए थे, मुझे इतना पक्का याद है। दूसरा तो नहीं आए थे, ये गारंटी है, शायद तीसरे नंबर पे थे या चौथे नंबर पे थे, इसी कुछ हेर फेर में थे। तो साहब फिर शपथ ग्रहण हुआ। तो आमतौर पे मंत्री किसको बनाया जाता है? पार्टी का जो सीनियर लीडर होता है, जो कम से कम 4-5-6 बार एमएलए बन चुका हो, उन लोगों का भी नंबर नहीं आता है। 5 बार से भी अगर आप लगातार एमएलए हैं अपनी पार्टी से तो भी इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि साहब आपको मंत्री पद की शपथ दिला ही दी जाएगी, आपको मंत्री पद मिल जाएगा। पर उस साल याद है, बहुत से लोगों को याद होगा, कमेंट बॉक्स में मेरे इस बात का अनुमोदन करेंगे, यस बोलेंगे, कि उस साल जब उस चुनाव में बहन जी जीती और बहन जी ने सबसे पहले मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो सबसे पहले शपथ लेने वाला कौन व्यक्ति था? कोई अंदाजा? कैलाश नाथ यादव। तो पहली बार जो आदमी जो कि टोटली नॉन पॉलिटिकल आदमी है, जिसका पूरा का पूरा पॉलिटिकल कैरियर मात्र 2 साल का है, उस आदमी को बहन जी ने सबसे पहले मंत्री बनाया और कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलवाई बहन जी ने। क्यों?
क्योंकि उस वक्त भी बोला गया था कि उन्होंने चुनाव जीतने के लिए जो फंड पार्टी में दे चुके थे वो अलग था, उसके बाद मंत्री बनने के लिए 10 करोड़ रुपए का चढ़ावा जो है चढ़ाए थे कैलाश नाथ यादव जी, और बाकायदा फिर कैबिनेट मंत्री पद एंजॉय किए। खैर उसके बाद फिर उसके बहुत सारे चुनाव लड़े, उसके बाद कभी नहीं जीते, पर 5 साल जो है अगला कैबिनेट मंत्री रहा था और महेंद्र नाथ पांडे को हरा रहा था। और फिर उस 5 साल में जब तक कैलाश नाथ यादव एमएलए और मंत्री रहे, सैदपुर क्षेत्र में विकास के नाम पर एक भी ईंट नहीं जुड़ी थी। कोई किसी आम आदमी ने जिंदगी में कभी, उनका चेला चप्पड़ छोड़ दीजिए, उनकी चीलम भरने वाले जो प्रधान जी लोग हैं उनकी बात छोड़ दीजिए, कभी किसी आम आदमी को कैलाश नाथ यादव से मिलना नसीब नहीं हुआ। तब जब जनता विकास कार्यों की और विकास करने वाले नेताओं की, सचमुच जो प्रजा की सेवा, वोटर की सेवा करने वाले नेता हैं, जो राजनीति को सचमुच एक सेवा और मिशनरी भाव से करते हैं, उन लोगों को इस तरह चुनाव हरवाएगी तो इससे बाकी लोगों को क्या सबक मिलता है? अरे अरे विकास करके चुनाव नहीं जीते जाते हैं। भाई महेंद्रनाथ पांडे को तो हरा के लोगों ने यही मैसेज दिया ना कि आप लाख विकास कर लीजिए, आप चुनाव विकास कार्यों से, अपनी ईमानदारी से, अपनी मेहनत से नहीं जीत सकते। आपको चुनाव जीतने के लिए और तमाम चुनावी हथकंडे अपनाने पड़ेंगे। विकास कोई मुद्दा नहीं होता है चुनाव में। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि एक बात बताइए ना, आजकल चुनाव में गुंडा माफिया चुनाव लड़ते हैं। मैंने एक चुनाव देखा था, स्थानीय निकायों का चुनाव था, उसमें भी बहुत गुंडे। अच्छा, स्थानीय निकायों के चुनाव में ना, जब ये पंचायती चुनाव होते हैं, प्रधानी, बीडीसी, जिला पंचायत अध्यक्ष, उसके बाद ब्लॉक प्रमुख, ये सब जितने चुनाव होते हैं तो माफिया का प्रकोप इन चुनाव में ज्यादा होता है, क्योंकि माफिया अपनी शुरुआत हमेशा गांव प्रधानी और बीडीसी और जिला पंचायत और जिला प्रमुख से करता है, जिला पंचायत प्रमुख से। तो उसमें मैंने देखा कि हजारों की संख्या में उत्तर प्रदेश में माफिया, गैंगस्टर्स और उनके परिवार के, उनकी बीवियां, उनकी बहुएं, उनके बेटे लड़े थे, उनके भाई, और एक भी माफिया चुनाव नहीं हारा और एक भी शरीफ आदमी चुनाव नहीं जीता था। तो एक बार बताइए ना, माफिया को जो पब्लिक वोट देती है तो आपको लगता है वाकई डर के वोट देती है? नहीं, हमने तो कभी नहीं देखा कि किसी माफिया ने डरा धमका के, बंदूक का फायर करके या जबरदस्ती वोट ले लिया हो बूथ कैप्चरिंग करके। जब से ईवीएम आई तो बूथ कैप्चरिंग तो बिल्कुल बंद है, यूपी में तो कतई बंद है। तो आखिर ये तमाम माफिया चुनाव कैसे जीत जाते हैं? तब पब्लिक बहुत खुश होकर माफिया को वोट देती है। माफिया आता है, नकली हाथ जोड़ता है, घड़ियाली आंसू बहाता है, और जो भेड़िया होता है वो 10 दिनों के लिए गाय की खाल ओढ़ लेता है, और हमारी पब्लिक सिर माथे पे बैठा के बल्कि बड़ा गर्व महसूस करती है कि फलाने गुंडा हमरे दुआरे आलना, फलाने गुंडा ने हमारा पैर छुआ, फलाने गुंडा ने हमसे हाथ जोड़कर वोट मांगा। और पब्लिक झोली भर भर के वोट देती है। हमारी पब्लिक ने आज तक किसी गुंडे को चुनाव नहीं हराया और किसी शरीफ आदमी को चुनाव नहीं जिताया। फिर आप पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिशियंस को कैसे दोष दे सकते हैं कि सारा दोष उनका है? मैं तो कहता हूं कि आज इस देश के लोकतंत्र में जितनी भी समस्याएं हैं उसका दोष हमारी जनता पर है, वोटर पे है, इलेक्टोरेट पे है। पब्लिक गलत लोगों को चुनती है। मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं कि चोरों का देश है तो चोरों का सरदार आखिर कौन होगा? चोरी तो होगा ना। तो हमारी पब्लिक चोरों को, डकैतों को, माफियाओं को चुनती क्यों है? या मुफ्तखोरी प्रमोट की, ये भी मुफ्त, ये भी मुफ्त। आजकल केजरीवाल जी आए थे तो पूरी देश की राजनीति बदलने आए थे। उन्होंने देश की राजनीति क्या बदले कि हर चीज, सब चीज का मुफ्त वादा कर दो और चुनाव जीत जाओ। मतलब देश को वेनेजुला बनाने पे तुले हुए हैं। और एक जब ऐसी मुफ्तखोरी की घोषणा करता है, किसानों का कर्जा माफ, तो बाकी पार्टियों की तो मजबूरी हो जाती है, उनको भी करना पड़ेगा।
गांव में हमारे गांव में प्रधानी का चुनाव हुआ था, हमने पूरी कोशिश की कि एक बेहद ईमानदार लड़का जो है वो चुनाव जीत जाए। उन्होंने कहा भैया ईमानदारी गई तेल लेने, जब तक गांव के प्रधानी के चुनाव में मिनिमम 20 लाख रुपया नहीं खर्चोगे तो प्रधानी नहीं जीतोगे। अब भैया जो 20 लाख रुपया, कोई पहली बात तो शरीफ आदमी कहां से खर्च देगा, और जो 20 लाख रुपया खर्च करके चुनाव जीतेगा फिर उस 20 लाख को कवर करेगा कि नहीं करेगा। तो एक ईमानदार आदमी जो कि शराब और नगद रुपया और साड़ी न बांटे वो तो चुनाव जीत नहीं सकता, पब्लिक जीतने नहीं देती। पब्लिक अच्छी तरह जानती है कि ये आदमी ईमानदार है, पर पब्लिक को शराब चाहिए। पब्लिक को प्रति वोट, गांव प्रधानी में 1 वोट मिनिमम, हमारे यूपी में पूर्वांचल में 1 वोट खरीदने के लिए कम से कम 1000 रुपया प्रधानी में देना पड़ता है। तो जब आप 1000 रुपए के लिए अपना वोट बेच रहे हैं तो आप फिर उस प्रधान को कैसे ब्लेम कर सकते हैं कि ये प्रधान चोर है? अरे उसको चोरी करने के लिए तो आप मजबूर कर रहे हैं ना। तो इसलिए ये हमारे देश में जो ये डिस्कोर्स चल रहा है ना कि हर चीज के लिए हम अपने इस लोकतंत्र को और पॉलिटिकल सिस्टम को ब्लेम करते हैं, नहीं, सबसे बड़ा दोष हमारी पब्लिक में है, हमारे अंदर है, मेरे अंदर है, आपके अंदर है। और हम इसके लिए इन नेताओं को दोष देना बंद करें। हमें अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है कि हमारे देश के इस लोकतंत्र को हमने खराब किया है, इलेक्टोरेट ने खराब किया है, वोटर ने खराब किया है। इन चोरों को चोरी करने, हालांकि एक तो ये वैसे ही चोर थे, ऊपर से इनको चोरी करने का माहौल हम देते हैं। आज के इस एपिसोड में इस एक मेरे मन में ये बैठे बैठे बात आ गई, तो सब आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मुख्तार अंसारी वाले स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे और इसी तरह विभिन्न विषयों पे हम अपने इस चैनल पे चर्चा करते रहेंगे। आपके कोई भी अगर सुझाव हैं, और मैं एक पोल भी कराने की सोच रहा हूँ अपने इसमें कि आप मेरे इस चैनल में और क्या क्या चेंजेस चाहते हैं। जैसे मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ तो सिंगल टेक में बनाता हूँ, मैं कोई एडिटिंग नहीं करता, कोई कहीं से स्क्रिप्ट नहीं पढ़ता, कहीं से कोई तैयारी नहीं करता। मैं तो एक्सटेम्पोर जो मेरा मन में आता है वो बोलने लगता हूँ आप लोगों के सामने बैठ के, और मेरा सारे वीडियो सिंगल टेक होते हैं, मैं कहीं से कोई एडिटिंग नहीं करता हूँ। बस एक बार बोलना शुरू किया, जो 20, 22, 24, 25 मिनट बोलता हूँ, सामने स्क्रीन पे टाइम देखते रहता है, लगभग 20-22 मिनट बाद ये मुझे, एक दिन मैंने बनाया था तो 25 मिनट में अपने आप बंद हो गया था, 20-22-25 मिनट का वीडियो बनाता हूँ। तो क्या आपको लगता है कि मुझे इसमें और इम्प्रोवाइजेशन करना चाहिए? जैसे कुछ लोग बीच में म्यूजिक डालते हैं, कुछ विजुअल्स डालते हैं, कुछ बहुत सारे ग्राफिक्स डालते हैं, और वीडियोज़ को अट्रैक्टिव बनाने के लिए बहुत सारी एडिटिंग, बहुत सब कुछ करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि मेरा ये रॉ भदेस देसी अंदाज ही पसंद है, या मुझे भी इसमें वो तमाम विजुअल्स डालने की कोशिश करनी चाहिए? क्या उससे वाकई मेरी बात ज़्यादा इफेक्टिवली मैं आप लोगों से कह पाऊंगा? क्या मुझे वो सब करना चाहिए? मुझे इस बारे में ज़रा कमेंट बॉक्स में बताइए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।